अब हम सिर्फ जो सा है यूबिक्विटिन प्रोटीज प्रोटीलाइटिक जो सा पाथवे है उसको डिटेल में देखेंगे कि ये किस तरह होता है। तो सबसे पहला है कि प्रोटीन्स आर सेलेक्टेड फॉर द डिग्रेडेशन बाय यूबिक्विटिन प्रोटीज सिस्टम आर फर्स्ट कोवेलेंटली अटैच्ड टू यूबिक्विटिन। अब इसकी साथ में ना डायग्राम भी दी गई है, ये जो साइड पे दी गई है इसको भी साथ साथ देखते हैं। पहले ना डायग्राम से समझ लें, ये हमारे पास जो सी है ये सेलुलर प्रोटीन है और ये जो से हमारे पास ये यूबिक्विटिन है, ये छोटे छोटे जो से पार्टिकल्स हैं यूबिक्विटिन है। अब ये दोनों जब अटैच होंगे ना तो हमारे पास ये बनेगा ये सेलुलर एंजाइम साथ में यूबिक्विटिन अटैच होंगे और जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो जो हमारे पास जो प्रोटीसोम है ना ये यूबिक्विटिन को रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब कि हमारे जो सा ये वाला सा है प्रोटीसोम ये जब उसको अपने अंदर ले लेगा तो अब ये जो सा है ये डी यूबिक्विटिनेशन करेगा। उसमें क्या होगा कि यूबिक्विटिन को सेपरेट कर देगा और जो सा हमारे पास ये जो सी सेलुलर प्रोटीन थी उसको इस तरह के फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो से फ्रेगमेंट्स हैं ये जो से हैं एंजाइम के ऊपर एक्ट करेगा और ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो यूबिक्विटिन है ये दोबारा रिसाइकल होकर दोबारा इधर चला जाएगा और फिर कोई और सेलुलर प्रोटीन के साथ अटैच होगा और उसकी इस तरह डिग्रेडेशन होगी। तो ये एक स्टेप है, ये इस तरह मतलब साइकिल हो रहा है। इसको दोबारा देख लें कि सेलुलर प्रोटीन के साथ यूबिक्विटिन अटैच होगा और यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होगी इस अटैचमेंट के अंदर, ठीक है, इसके मतलब यूबिक्विटिन की एक्टिवेशन के लिए। और ये जो सा कम्प्लेक्स बनेगा ये प्रोटीसोम जो सा है इसको रिकॉग्नाइज करके अपने अंदर ले लेगा और फिर डी यूबिक्विटिनेशन होगी, यूबिक्विटिन सेपरेट हो जाएगा और जो प्रोटीन है उसके फ्रेगमेंट्स बन के फिर वो नेक्स्ट अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यूबिक्विटिन दोबारा रिसाइकल हो जाएगा। अब इसको यहाँ से रीड करते हैं, ठीक है। उसने कहा कि जो सी सबसे पहले प्रोटीन जो सी है यूबिक्विटिन प्रोटीसोम सिस्टम में सबसे पहले यूबिक्विटिन से कोवेलेंटली अटैच होगी, हमने पढ़ा देखा कि अटैचमेंट हो रही है। और ये जो सी है यूबिक्विटिन क्या है, स्मॉल ग्लोबुलर नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन है। ये जो हमारे पास यूबिक्विटिन है ना ये जो सी कहे कोवेलेंटली अटैच होगी इस प्रोटीन के साथ और ये जो सी है ये स्मॉल है ग्लोबुलर है। फिर है कि यूबिक्विटिनेशन of the target substrate occurs through the linkage of alpha carboxyl group of C-terminal glycine of ubiquitin to the alpha amino group of lysine on the protein substrate by 3 step। अब ये देखना है हमने, ये हमें ना बताया गया है कि बॉन्ड कैसे बनता है। इसमें बताया गया है कि ये जो हमारे पास ना ये यूबिक्विटिन जो सी हैं एंजाइम इनके साथ ना इनके टर्मिनल पे हमारे पास जो सा है ग्लाइसिन अटैच होता है। ग्लाइसिन का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, उसका बॉन्ड बनेगा ये जो हमारे पास जो सी ये प्रोटीन है सेलुलर प्रोटीन है, ठीक है, उसके ऊपर जो अमाइनो ग्रुप लगा है, ठीक है, उसके ऊपर अमाइनो ग्रुप जो सा है प्रोटीन पे उसका जो सा एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल उसका इसके दरमियान में बॉन्ड बनेगा। ठीक हो गया। ये बात है कि जो यूबिक्विटिन है उसके ग्लाइसिन का जो उसके टर्मिनल पे ग्लाइसिन लग गया उसका कार्बन और जो हमारे पास प्रोटीन है उसके अमाइनो ग्रुप के एन टर्मिनल के दरमियान में बॉन्ड बनेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है एंजाइम कैटालाइज्ड की, कि ये जो सा इनकी अटैचमेंट हो रही है ये एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस है। तो एंजाइम कैटालाइज्ड में क्या है कि हमारे पास ना 3 एंजाइम आती हैं इसमें। हमारे पास E1 है और एक E2 है और दूसरा E3 है। E1 जो सी है वो जो हमारे पास यूबिक्विटिन है ना उसको एक्टिवेट करके जो हमारे पास यूबिक्विटिन है उसको एक्टिवेट करती है और E2 के साथ अटैच करती है, ठीक है। यूबिक्विटिन E2 ये जो से आई आपस में अटैच हो जाते हैं। E1 ने क्या किया, यूबिक्विटिन को एक्टिवेट किया और E2 के साथ अटैच कर दिया, ठीक हो गया। अब E3 जो सी है वो कोई भी हमारे पास जो सी यहाँ पे सेलुलर प्रोटीन है उसको रिकॉग्नाइज करेगा E3 और उसको यहाँ पे यूबिक्विटिन E2 के साथ लाके अटैच करेगा, ये E3 का काम है। तो ये वाली जो सी 3 एंजाइम्स हैं ना ये इन्वॉल्व होती हैं इसके अटैचमेंट में, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसेक्टिव एडिशन ऑफ यूबिक्विटिन जनरेट्स अ पॉली यूबिक्विटिन चेन। अब ये देखें यहाँ पे ये साइड पर डायग्राम में कि ये जो से यूबिक्विटिन है ये कंसेक्टिवली अटैच हो रहे हैं, मतलब उससे अटैच होते जा रहे हैं, तो ये एक चेन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं यूबिक्विटिन चेन। अब फिर नेक्स्ट है कि प्रोटीन स्टैक्ड विद यूबिक्विटिन आर देन रिकॉग्नाइज्ड बाय लार्ज बैरल शेप्ड मैक्रोमोलिक्यूलर प्रोटीलाइटिक कम्प्लेक्स कॉल्ड प्रोटियोसोम।
मतलब कि अब यूबिक्विटिन अटैच हुआ हुआ है तो ये लार्ज कम्प्लेक्स बैरल शेप प्रोटियोसोम से के ज़रिए क्या होगा, रिकॉग्नाइज्ड होंगी, ठीक है, जिनके साथ यूबिक्विटिन अटैच होगा। ये जो सा प्रोटियोसोम है ये यूबिक्विटिन को रिकॉग्नाइज करता है, तो साथ में फिर वो प्रोटीन भी चली जाती है। अब उसको ये रिकॉग्नाइज करेगा और विच फंक्शंस लाइक अ गार्बेज डिस्पोजल, और ये गार्बेज डिस्पोजल के तौर पे काम करता है, मतलब उसकी तरह काम करता है। द प्रोटियोसोम अनफोल्ड्स डी यूबिक्विटिनेट्स, डी यूबिक्विटिनेशन होगी इसके अंदर, मतलब प्रोटियोसोम जो सा है अनफोल्ड्स करेगा, मतलब और उसने क्या कट करेगा टारगेट प्रोटीन को इनटू फ्रेगमेंट दैट आर फर्दर डिग्रेडेड इनटू अमाइनो एसिड। अब ये जो सा था इसका अनफोल्ड करेगा और डी होगी, यूबिक्विटिन सेपरेट हो जाएगा और जो हमारी प्रोटीन थी उसको फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ये लिखा हुआ है। फिर उसने कहा कि ये जो उनसे फ्रेगमेंट्स हैं उनकी फर्दर डिग्रेडेशन होगी अमाइनो एसिड्स के अंदर, विच इंटर इनटू द अमाइनो एसिड पूल, मतलब कि वो अमाइनो एसिड पूल, अब अमाइनो एसिड बन गया तो अमाइनो एसिड कहाँ जाएंगे, प्रोटीन की डिग्रेडेशन के बाद अमाइनो एसिड जो से अमाइनो एसिड पूल के अंदर जाएंगे। और फिर जो सा हमारे पास यूबिक्विटिन जो सा है रिसाइकल हो जाता है, ये यहाँ पे भी हमने देखा कि ये जो हमारा यूबिक्विटिन है ये दोबारा रिसाइकल हो चुके चला जाएगा। एंड इट इज़ नोट वर्दी दैट सिलेक्टिव डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन बाय यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम कम्प्लेक्स रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमने पहले भी बात की थी कि ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस हो रहा होता है ये वाला साइटोसोल के अंदर, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो स्टार्ट में इनिशियल में हमें एटीपी रिक्वायर्ड होती है, तो ये प्रोसेस जो है एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट फिर बताया हुआ है हमारे पास केमिकल सिग्नल फॉर प्रोटीन डिग्रेडेशन, कि हम प्रोटीन की डिग्रेडेशन ऐसे नहीं हो जाती, हमने देखा कि कुछ प्रोटीन शॉर्ट लिव थी, कुछ लॉन्ग लिव थी, तो अब ये तो नहीं कि ऐसी प्रोटीन डिग्रेडेशन हो जाए उनकी। तो उसने क्या किया, बिकॉज प्रोटीन हैव डिफरेंटली हाफ लाइफ, कि प्रोटीन की डिफरेंट हाफ लाइफ होती है, इट इज़ क्लियर दैट प्रोटीन डिग्रेडेशन कैन नॉट बी रैंडम, मतलब कि प्रोटीन की डिग्रेडेशन ऐसे नहीं हो सकती किसी की भी हो जाए, बट रेदर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल सम प्रोटीन्स दैट हैव बीन केमिकली अल्टर्ड बाय ऑक्सीडेशन और टैग्ड विद यूबिक्विटिन आर प्रेफरेंशियली डिग्रेडेड। अब उसने कहा कि उनके अंदर कुछ चेंजेस होती हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं जिससे पता चलता है हमें कि ये प्रोटीन ने डिग्रेड होना है। तो उसमें कुछ जो सी हैं क्या है कि केमिकली अल्टर्ड बाय ऑक्सीडेशन, मतलब कि प्रोटीन की ऑक्सीडेशन होगी, अमोनिया उसमें से रिमूव हो गया, या फिर डीमाइनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई, तो उसमें क्या होगा कि वो प्रोटीन जो है वो सबसे पेरिफेरली डिग्रेड होगी, या फिर वो प्रोटीन जिसके साथ यूबिक्विटिन अटैच होगा तो वो प्रोटीन जो सी है वो जल्दी डिग्रेड होगी। इस चीज़ यूबिक्विटिन का अटैच होना इस चीज़ का सिग्नल है कि प्रोटीन की डिग्रेडेशन होगी। फिर नेक्स्ट है द हाफ लाइफ ऑफ द प्रोटीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ एन टर्मिनल रेजिड्यू। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स दैट हैव सेरीन एज एन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स आर लॉन्ग लिव्ड। अब हमारे पास जो अमाइनो एसिड का एन टर्मिनल है उसके ऊपर जो हमारे पास मतलब मौजूद है, जो भी हमारे पास मतलब कि प्रोटीन के एन टर्मिनल पे जो भी अमाइनो एसिड मौजूद है वो डिसाइड करेगा कि ये प्रोटीन मतलब इसकी हाफ लाइफ क्या होगी या इसकी डिग्रेडेशन कब होगी। उन्होंने क्या कि जिनसे हमारे पास प्रोटीन है उनके एन टर्मिनल पे अगर सेरीन अमाइनो एसिड हो तो वो उसकी हाफ लाइफ जो सी है मोर देन 20 आवर्स होती है, ठीक है। इन कंट्रास्ट द प्रोटीन विद अस्पार्टेट एज एन टर्मिनल अमाइनो एसिड हैव हाफ लाइफ ओनली 3 मिनट्स। मतलब कि एक प्रोटीन है, जिस तरह ये हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, उसका यहाँ पे अगर एक अमाइनो एसिड है उसके एन टर्मिनल पे हमारे पास अगर क्या है सेरीन अटैच है, ये जो है सेरीन अटैच है तो उसकी हाफ लाइफ 20 आवर्स होगी। अगर वहाँ पे क्या है एस्पार्टेट अटैच है तो वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएगा, उसकी हाफ लाइफ ओनली 3 मिनट होगी। फिर एडिशनली प्रोटीन रिच इन सीक्वेंस कंटेनिंग प्रोलीन, ग्लूटामेट, सेरीन एंड थेरेनिन, मतलब कि अगर ये सीक्वेंस हमारे पास आ रही हो कि पहले प्रोलीन है, फिर ग्लूटामेट है, फिर सेरीन है, फिर थेरेनिन है, जिसको पेस्ट कहते हैं, मतलब पी से प्रोलीन, फिर ग्लूटामेट, फिर एस से सेरीन और टी से थेरेनिन, तो ये जो से हैं ये रैपिडली डिग्रेड हो जाती हैं। देयरफॉर एग्जिबिट शॉर्ट इंट्रासेलुलर हाफ लाइफ, मतलब कि अगर ये वाली चेन आ रही हो तो इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। जिस तरह यहाँ पे एस्पार्टेट का था कि एस्पार्टेट है तो हाफ लाइफ 3 मिनट है, अगर ये होंगे तो इनके भी शॉर्ट हाफ लाइफ होगी। बस ये याद रखना है कि अगर सेरीन आएगा तो उसकी हाफ लाइफ बहुत लॉन्ग होगी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।